नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शास्त्रीय भाषाएं, उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाएं को बढ़ावा देने के लिए और समाज के बीच में या विभिन्न जो क्षेत्र हैं भारत में उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शास्त्रीय भाषा विभाग का गठन किया था। इसके लिए सबसे पहले सरकार के द्वारा 2004 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा के नाम से एक अलग वर्ग यानी विभाग बनाने की घोषणा या निर्णय किया गया। यानी 2004 ईस्वी में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि एक अलग से शास्त्रीय भाषा आयोग होगा या वर्ग होगा। उसके लिए 2006 ईस्वी में किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए कुछ मानक तय किए गए। यानी कौन सी भाषाएं भारत में होंगी जिसको शास्त्रीय भाषा के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ दो डेट जो बताए हैं, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे उसे समझे। अब हम लोग जैसे पूछा जाएगा कि शास्त्रीय भाषा वर्ग बनाने की घोषणा या निर्णय सरकार के द्वारा कब की गई थी, तो 2004 ईस्वी में सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा के लिए कुछ मानक तय किए गए थे। यह कब, तो 2006 ईस्वी में। अब शास्त्रीय भाषा कौन कौन से होंगे, उसका क्या क्या मानक है, उसे अब हम लोग समझते हैं। मानक का मतलब होता है कंडीशन, यानी कौन कौन से चीज़ों को पूर्ति करेगा कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में सरकार ले सकती है या शामिल कर सकती है। तो एक तो आपका है यहाँ मानक कि भाषा के प्राचीन ग्रंथ और साहित्य हो, यानी जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा उसका कुछ प्राचीन ग्रंथ हो और उससे संबंधित बहुत सारे पुस्तक या साहित्य भी लिखे जा चुके हों। दूसरा है भाषा के मौलिक साहित्य परंपरा हो जो दूसरे भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो। कहने का मतलब है कि जो भाषा शास्त्रीय भाषा के रूप में ली जाएगी वो दूसरे भाषा से संबंधित नहीं हो, यानी दूसरा से उसका कोई रिलेशन नहीं हो, उससे कोई भी चीज़ मैटर या साहित्यिक हो या वैदिक हो या मंत्र तंत्र कोई भी चीज़ हो उससे नहीं लिया गया हो। ये भी दूसरा मानक यहाँ होना चाहिए। तीसरा जो है इसका मानक कि 1500 से 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ में दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो, यानी 1500 से 2000 वर्ष पुराने जो ऐतिहासिक जो परंपरा है वो भी उसमें सम्मिलित किया गया हो। ये तीन मानक तय किए गए हैं, उसी को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन, भारत में कितने ऐसे भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। तो अभी तक हमेशा रखिएगा ध्यान, केवल 6 भाषाएं हैं जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी अब तक कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 6 भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जित या उसको शामिल किया गया है। तो 6 भाषा में कौन कौन है, तो एक है तमिल। सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज किया गया था और कब किया गया था, तो 2004 ईस्वी में। दूसरी भाषा है संस्कृत, ये शामिल किया गया था 2005 में। तीसरी भाषा है तेलुगु जिसे 2008 में, कन्नड़ है चौथी जिसे 2008 में, मलयालम है जो कि 5वीं जो कि 2013 में, और छठी भाषा है उड़िया जिसे 2014 में। यानी यही 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, भारत में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिसे शास्त्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है या शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज है, तो 6 भाषा होंगी। 6 हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछे इनमें से कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इस 6 में से जो भी नहीं होंगी उसे ही आंसर मारेंगे आप लोग। अगर पूछा जाए भारत में कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा के रूप में पहली बार शामिल किया गया था, तो वो होगा तमिल जो कि 2004 ईस्वी में। सबसे अंतिम में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया, तो वो होगा उड़िया जो कि 2014 ईस्वी में। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव इसमें बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। अब इस सभी भाषाओं को, यानी जितने भी भाषा है, चाहे वो शास्त्रीय भाषा हो,
चाहे वो विदेशी भाषा हो, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे वो संवैधानिक भाषा हो, यानी किसी प्रकार की भाषा है जो भारत में चलती है उसको बढ़ावा देने के लिए, विकास देने के लिए भारत में भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी। वो कौन कौन से भारतीय भाषा संस्थान हैं और कहाँ पर है, इसे अब हम लोग जानते हैं। भारत में विदेशी भाषा या क्षेत्रीय भाषा, संवैधानिक भाषा या सांस्कृतिक भाषा या शास्त्रीय भाषा, किसी भी भाषा को बढ़ावा देने के लिए या विकास करने के लिए भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई है, जो कि भारत में इसकी संख्या 8 है और अलग अलग स्थानों पर इसका मुख्यालय भी है। जिसमें पहला जो है, जिसका नाम है भारतीय भाषा संस्थान, यह है कहाँ पर, तो मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। दूसरा है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि नई दिल्ली में है। तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो कि तिरुपति में है। चौथा है शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान, जो चेन्नई में है। पांचवा है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में है। छठा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है। सातवां है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो कि नई दिल्ली में है। और आठवां है मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में है। ये आठों भारतीय भाषा संस्थान है जिसका मुख्य कर्तव्य है, दायित्व है, और इसको बनाया गया है भाषा को बढ़ावा देने के लिए, उसका विकास करने के लिए। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या होगा 3 और 7 नंबर में, 3 नंबर और 7 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो कि है कहाँ, तिरुपति में। और एक है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो कि नई दिल्ली में है। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। हमेशा रखिएगा ध्यान, अगर सीधा पूछा जाता है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तब आप लोग का आंसर होगा तिरुपति, लेकिन अगर इसके पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री लगा देता है तब हो जाएगा नई दिल्ली में। ये आप कंफ्यूजन को दूर रखेंगे। ऐसे लास्ट में जो बताए हैं उर्दू विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में इसका संस्थान है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला ऐसा राज्य जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, वहाँ की राजकीय भाषा उर्दू है। दूसरा रखेंगे ध्यान कि भारत में भाषा के आधार पर पहली बार जो राज्य बनाया गया था 1953 ईस्वी में, और वो राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा सबसे पहले किसे दिया गया, आंध्र प्रदेश को, और कब, तो 1953 ईस्वी में। इस तरह का जो टर्म सब है ये हमेशा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाएंगे तो वही मारेंगे आंसर जो इसे पढ़े रहेंगे। इसलिए आप इसे बार बार देखें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे निश्चित लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे कि हम आपको एक अच्छा से अच्छा वीडियो भी प्रमोट करके दें और आपको सामने में प्रस्तुत करें। धन्यवाद।